Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Physics Paper 2025 का एक क्वेश्चन। A capacitor and inductor are connected in series across an AC source of voltage variable frequency. The frequency is increased continuously. The nature of the circuit before and after the resonance will be. तो देखो मैंने एक LCR सर्किट बनाया, ये आपका L है और ये C है और ये R है। देखो अगर मैं LC सर्किट बनाता हूँ ना तो वो आइडियल नहीं होता, आइडियल सर्किट होता है। L और C में अगर बनाया, अगर हम केवल L और C, क्या ये आपका सर्किट पॉसिबल है रियल में? रियल सर्किट है क्या वर्चुअल है? तो ये वर्चुअल सर्किट है, रियल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वायर बना रहे हैं, ये कॉइल बनाई है, इसका कुछ लीनियर रेजिस्टेंस तो होगा। तो ये आइडियल बोलते हैं, आइडियल LC सर्किट है ना। इसमें इसका रेजिस्टेंस भी होता है, तो मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया बस केवल, है ना, ऐसे समझो, ऐसे, ठीक है। और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी F है। जानते हो रेजोनेंस वाला केस में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा ये ग्राफ पढ़ा होगा आपने, ये पीक करंट के साथ बना लेते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जब अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ये अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स। अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और इस जगह पर करंट कैसी होती है इसमें? मैक्सिमम। और इसको ही रेजोनेंस LCR सर्किट कहा जाता है। रेजोनेंस LCR सर्किट किसे कहते हैं? जिसमें करंट कैसी हो? मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम होती है जब आपका XL और XC बराबर होते हैं। यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो गई है, और ये तब होता है यहाँ पर अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपकी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है ना, ऐसे। तो ये तब होता है जब XL और XC बराबर होते हैं, और इस वाले केस में Z सबसे मिनिमम होता है R के बराबर, मिनिमम रेजिस्टेंस। एक कंडीशन है रेजोनेंस की, है ना। देखो एक्चुअल में इम्पीडेंस कितना होता है सर्किट का, LCR सर्किट का? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसमें 3 केस बना सकते हो आप। पहला कि XL ग्रेटर देन XC, तो आपको क्या लगता है अगर XL ग्रेटर देन XC होगा तो Z जो होगा वो R से बड़ा होगा या छोटा होगा? सोच के बताइए। तो अगर XL ग्रेटर देन XC होगा तो Z की वैल्यू R से बड़ी होगी या छोटी होगी? तो देखो अगर XL माइनस XC से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू 0 थोड़ी है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और वो उसमें ऐड होगी, तो Z की वैल्यू R से बड़ी आएगी, है ना। इसमें इम्पीडेंस रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। अच्छा, और XL ग्रेटर देन XC है, इसमें आपका सर्किट का बिहेवियर इंडक्टिव होगा बेटा, है ना, क्योंकि XL ग्रेटर देन XC है तो बिहेवियर कैसा रहेगा? इंडक्टिव। दूसरा, अगर आपका XL और XC बराबर हो जाए तो सोच के बताइए Z कितना होगा? तो Z R के बराबर होगा, और यही आपकी रेजोनेंस की कंडीशन होती है। ये कंडीशन है रेजोनेंस की, और इस वाले केस में Z मिनिमम हो गया और प्योर रजिस्टिव हो गया है बेटा। वो सर्किट कैसा हो गया? प्योर रजिस्टिव, है ना, ओनली R, उसमें केवल R है। और अगर XL लेस देन XC हो जाए तो सोच के बताइए, Z अभी भी R से बड़ा आएगा, Z अभी भी R से बड़ा आएगा, क्योंकि XC अगर बड़ा हो जाएगा XL से तब भी R में कुछ ऐड ही होगा। लेकिन XC बड़ा हो गया है तो अब आपका सर्किट जो हो जाएगा वो कैपेसिटिव हो जाएगा, कैपेसिटिव। तो इसको समझते हैं। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसीलिए देखो जब Z आपका सबसे कम होगा ना, ये मिनिमम वैल्यू है, तो इस वाले केस में आपकी जो अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी है और सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है, ये वाला केस। और इस वाले केस में करंट मैक्सिमम होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है इतना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द नेचर ऑफ सर्किट बिफोर एंड आफ्टर द रेजोनेंस, है ना। तो बिफोर तो इधर है ना बेटा, रेजोनेंस से जस्ट पहले इधर, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, और जस्ट पहले और बाद में।
तो बिफोर रेजोनेंस की बात करें तो बिफोर रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होगी सोर्स की वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगी। भाई अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ बढ़ रही है तो इस वाले पॉइंट से इधर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी सोर्स की घटी तो रही है। तो अगर ये कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी तो आपको एक्सएल क्या होता है बेटा, एल ओमेगा, और एल इंटू ओमेगा होता है 2πf। सोचो अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है तो एक्सएल भी क्या हो रहा है, घट रहा है। एंड एक्सी क्या होता है भाई, एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/ωc और ओमेगा बराबर 2πfc। फ्रीक्वेंसी घट रही है, रेजोनेंट इधर की तरफ लाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सी बढ़ेगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो जब बिफोर रेजोनेंस की बात करें तो एक्सी ज़्यादा है एक्सएल से, तो सर्किट उस समय होगा कैपेसिटिव, इंडक्टिव नहीं होगा, कैपेसिटिव होगा। और आफ्टर रेजोनेंस की बात करें, आफ्टर रेजोनेंस मतलब इस वाले पॉइंट से इधर की बात करें तो अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या नेचुरल सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बड़ी होती है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में एफ बढ़ा है, एफ बढ़ेगा तो आप बताइए एफ अगर इंक्रीज कर दें तो एक्सएल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ जाएगा और एक्सी घट जाएगा। लेकिन इसके बीच में आपको नहीं लगता एक सिचुएशन ऐसी भी होगी कि अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो एक्सएल कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सएल कम है और एक्सी ज़्यादा है। अगर इस फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते जाओगे धीरे धीरे तो ये बढ़ता जाएगा और ये घटता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे ये बराबर हो जाएंगे, तो वो बराबर वाली स्टेज ये होती है। फिर उसके बाद और फ्रीक्वेंसी आप फर्दर इंक्रीज करोगे तो फिर क्या होगा कि एक्सएल ज़्यादा हो जाएगा किससे, एक्सी से, ऐसा हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में ये इंडक्टिव हो जाएगा, इंडक्टिव। तो आफ्टर रेजोनेंस इंडक्टिव है और बिफोर रेजोनेंस कैपेसिटिव है, और अगर रेजोनेंस की बात करें तो वहाँ पे प्योर रेजिस्टिव है। तो इसीलिए इसका आंसर वो पूछ रहा है ना, द नेचर ऑफ कैपेसिटिव सर्किट बिफोर, तो बिफोर तो कैपेसिटिव और आफ्टर इंडक्टिव। सी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।